नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन पद्धति और ये सब चीज़ें इकाइयों में जो लगी हैं उनको पढ़ेंगे, जिसमें आदिकाल संबंधी विशेष तथ्य, साहित्य, ऐतिहासिक दर्शन से अभिप्राय, साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। पहला हमारा हो जाता है क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो इसमें देखिए हमारा पहला क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति। कितनी पद्धतियों में बांटा गया है हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे। 4 पद्धतियों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, जिसमें पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति के संदर्भ में देखिए, इस पद्धति में लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम अनुसार दिया गया है। गारसा तरतासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास लेखन में ग्रंथों में अपने इतिहास लेखन या ग्रंथों में इस पद्धति का ही प्रयोग किया है। जैसे एक किसी का नाम अगर ए शब्द से आता है या फिर अ से, तो जितने भी लोग अ वाले हैं उन्हीं का लिया जाएगा, चाहे वो उम्र में छोटे हों या बड़े। इस पद्धति को ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह होता है। फिर दूसरा है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में रचनाकारों का विवरण उनके रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। तो इसमें क्या दिया जाता है, उनके जन्म तिथि के आधार पर। जिसका 87 है तो 87 वाले सभी, 85 है तो 85 वाले सभी, या फिर 2001 जिनका जन्म है, इस तरह से। फिर आता है तीसरा वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इस पद्धति में ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथा संकलन कर उसी क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति होती है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जनक, अब देखिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपको यह पता हो कि इसके जनक कौन है। तो फ्रेंच विद्वान तेन माने जाते हैं। कौन माना जाता है, तेन, है ना, इनका नाम तेन है, फ्रेंच विद्वान है ये। इन्होंने इस पद्धति को कितने भागों में बांटा है ये भी आपको ध्यान रखिए, 3 शब्दों में बांटा है। कौन कौन से, पहला है जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ठीक है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष, इसके 3 शब्दों में इन्होंने बांटा है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह और विख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया है। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ एवं ग्रंथकार, इसमें वही चीज़ें ली गई हैं दोस्तों जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे केवल पढ़ लेंगे तब भी आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ जाएगा। देखिए पहला ग्रंथ है इसका इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी है। ठीक है, ये लिखने वाले कौन है, इसके रचनाकार गारसा द तासी जी हैं, जिसको 2 भागों में 1839 ईस्वी में भाग में और इसका प्रथम भाग 2 भागों में था, जिसको 1839 ईस्वी में प्रकाशित किया था, और दूसरा है 1847 ईस्वी में दूसरा भाग आया था। ठीक है, पहला भाग इसका जिसके 2 भाग थे, 2 भागों में 1839 ईस्वी में आया था। फिर दूसरा भाग 1847 ईस्वी में आया था, और इसके दूसरा संस्करण 1871 में आया था। इसे पूछा गया है कि इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण किस सन में आया था। तो आपको पता होना चाहिए, यह 1871 ईस्वी में आया था। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 3 खंड कर दिए गए थे। 1871 में जो आया था उसमें 3 खंड कर दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब हिंदी भाषा की पहली पुस्तक मानी जाती है, जो कि 1873 में आई थी। फिर हम लोग देखते हैं शिव सिंह सेंगर जी की रचना है शिव सिंह सरोज, है ना, शिव सिंह सरोज, जिसका 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा प्रकाशित हुआ था यह। ठीक है, फिर चौथी रचना है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये रचना जॉर्ज ग्रियर्सन जी की है, 1888 ईस्वी में आई थी। फिर है मिश्र बंधु प्रथम 3 भाग में आई थी, और मिश्र बंधु 3 भाग 1913 में आई थी 3 भाग, और इसका चौथा जो भाग प्रकाशित हुआ था 1934 में।
तो 3 भाग तो 1913 में आया था। मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में, और इसके बाद इसका चौथा भाग जो आया था 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना 1929 में आई थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। यह ग्रंथ 1938 ईस्वी में आया था। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ये, और आपको पता है कि पहले इन्होंने भूमिका बांधी थी, उसके बाद आगे लिखा था। आप लोग अगर ध्यान हो तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका पहले, फिर उसके बाद उद्भव विकास हुआ, उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल आ गया। तो भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई थी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में आया था। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 ईस्वी में आया था। इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इसके रचनाकार। फिर हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास जी की रचना है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास जी की रचना है। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास जी की रचना है। यह 1924 ईस्वी में आई थी। ठीक है दोस्तों, कविता कौमुदी। कविता कौमुदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 1928 में आई थी, रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, यह भी राम कुमार वर्मा जी की है, कई बार पूछी जा चुकी है। फिर खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में ब्रजरत्न दास जी की रचना है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ब्रजरत्न दास जी की रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यह भी बहुत सारे परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1945 है, और यह नंदुलाल वाजपेयी जी का ग्रंथ है या रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत, ये तो आप सबको पता ही है कि ये हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल है। इस काल को क्या कहा जाता है? आधुनिक काल कहा जाता है। आदिकाल, सॉरी क्षमा करना दोस्तों, इसमें आदिकाल कहा जाता है। 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के समय को आदिकाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आदिकालीन साहित्य 5 रूपों में मिलता है। तो अगर कोई पूछे आदिकालीन साहित्य कितने रूप में मिलता है, तो 5 रूपों में। वो रूप कौन कौन से हैं यह हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है हमारा सिद्ध साहित्य। क्या है? सिद्ध साहित्य। फिर है नाथ जैन साहित्य, है ना, जिसे राज परंपरा कहते हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य पहला, जैन साहित्य जिसको राज साहित्य दूसरा, फिर अपभ्रंश साहित्य तीसरा, लौकिक 4, और गद्य साहित्य 5। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, है ना। फिर इसमें पहला हमारा कौन है? आदिकाल की प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। रासो, चरित्र काव्य या कथा काव्य, काव्यों की प्रधानता इसमें रही है आदिकाल में। मुक्तक एवं प्रबंध काव्य की रचना, संदिग्ध प्रामाणिकता, है ना। फिर वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का संयोग, सिद्ध जैन नाथ संप्रदाय द्वारा धार्मिक काव्य, छंदों की विविधता, लोक साहित्य की रचना, कल्पना की अधिकता फिर का प्रयोग किया गया है। फिर 10वें नंबर पर प्राकृत, अपभ्रंश, लिंगल तथा पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है इस काल में। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के जो मत है वह भी हम देखते चलेंगे। देखिए, गारसा दत्तासी जी ने रासो से माना है रासो शब्द की उत्पत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने रास शब्द से माना है ना। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने किससे माना है? तो रास शब्द से, रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी किससे मानते हैं? तो रासक से। अब कह रहे हैं आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, है ना। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के बारे में अब हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे इसमें ये देखिए। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने टाइप किया है तो रंग बिरंगा नहीं कर पाए, हेडिंग नहीं डाल पाए, बाकी ये आपके बहुत काम का PDF या फिर क्लास होगी। भले आप 10 से 15 मिनट में ही देखिए इसको, रोज़ 10-15 मिनट की क्लास डालेंगे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1-2 कवर करने का प्रयास करेंगे इसमें। तो आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की रचना हुई। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के कवियों की रचनाएं, है ना। तो देखिए आदिकालीन के सब अपभ्रंश संबंधी साहित्य की रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो पहले कवि देखिए जोइंदू जी हैं। पहले कवि कौन है? जोइंदू। इनका समय क्या है? तो 6वीं शती इनका समय है। इनकी रचना परमात्म प्रकाश जो कि है मुक्तक काव्य है,
और दूसरा है योगसार। जो हिंदू की 2 रचनाएं हैं, पहला परमात्म में प्रकाश और दूसरा मुक्तक काव्य है और दूसरा है योगसार। फिर दूसरी रचना देखते हैं, स्वयंभू। स्वयंभू स्वयंभू 8वीं सदी, इनका जन्म 8वीं सदी है। इनका जन्म यह पौमचर्यू, इनका रचना का नाम क्या है तो पौमचर्यू नाम है इनकी रचना का। पद्मचरित, राम काव्य, ऋट्ठणेमचर्यू, नागकुमारचर्यू, स्वयंभू छंद, ये सब इनकी रचनाएं हैं स्वयंभू जी की। ठीक है। पौमचर्यू राम काव्य के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का कवि माना जाता है। इनका स्थिति काल 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी निर्धारित किया जाता है। पौमचर्यू रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है एवं इस रचना को डॉक्टर भयाणी, तो देखिए आप लोग ध्यान करिएगा, डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश की रामायण कथा एवं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। ऋट्ठमेणिचर्यू, ऋट्ठमेणिचर्यू है ना, रचना में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। पौमचर्यू अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना, 7 चौपाई + 1 दोहा है। पौमचर्यू में 12,000 श्लोक है। अगर पूछ ले कि पौमचर्यू में कितने श्लोक है तो 12,000। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें 5 कांड एवं 40 संधियाँ हैं। इनमें से 83 संधियाँ स्वयंभू के द्वारा तथा 7 संधियाँ उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा रचित मानी जाती है। स्वयंभू के अनुसार पद्धतियाँ बंध के प्रवर्तक चतुर्मुख नाथ माने जाते हैं। ठीक है। पद्धतियाँ बंध के प्रवर्तक स्वयंभू के अनुसार चतुर्मुख नाथ जी माने जाते हैं। अब आते हैं पुष्पदंत जी पर। पुष्पदंत का समय है 10वीं सदी। इनकी रचनाएं देखिए, महापुराण, रैकुमारचर्यू, नागकुमारचर्यू, जसहरचर्यू, यशोधर कोश ग्रंथ। महापुराण में इन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया है, इसलिए अपभ्रंश का व्यास इनको कहा जाता है। महापुराण में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है, इसलिए इनको अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। ये शैव मतानुयायी थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। ठीक है। ये पहले शैव थे, फिर बाद में जैन हो गए अपने आश्रयदाता, मतलब अपने गुरु या फिर जो भी उनके आश्रयदाता थे उनके कहने के अनुसार। इनकी महापुराण रचना में 63 महापुरुषों, सलाका पुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। शिव सिंह सेंगर, अब देखिए शिव सिंह सेंगर के बारे में कह रहे हैं। शिव सिंह सेंगर ने इनको किसको बताइए, पुष्पदंत जी को शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा, अपभ्रंश का भवभूति कहकर पुकारा है। महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। यह स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। तो क्या कहा करते थे ये स्वयं को, अभिमान मेरु, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं धनपाल। धनपाल जी का जन्म 10वीं सदी माना जाता है। समय इनकी रचना भविष्यदत्त कथा है, जिसको भविष्य दत्त कथा एक बनिए की कहानी कहा जाता है। अब आते हैं देवसेन। देवसेन की रचना है श्रावकाचार्य, जो 933 ईस्वी में सावय धम्म दोहा डॉक्टर नंगेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है। फिर आते हैं लघुनय चक्र, दर्शन सार, तत्व सार, भाव संग्रह। स्वयंभू ने चतुर्भुज को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। अब आते हैं मुनिराम सिंह। पाहुर दोहा 11वीं सदी का है। इस रचना में इंद्रिय सुख एवं अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। अब आते हैं मुनि कनकामर। तो मुनि कनकामर का रचना है करकंडचर्यू। इनका समय 11वीं सदी। इसमें 9 वीर जम्बू स्वामी चर्यू। 11वीं सदी श्रृंगार वैराग्य परक चरित्र काव्य है। जिनदत्त सूरी के बारे में देखते हैं। उपदेश रसायन रास 1143 इनकी रचना है। काल स्वरूप कुलचर्चरी अब्दुल रहमान की रचना है। फिर आते हैं अब्दुल रहमान, इनका स्थिति काल। जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन रास 1143 ईस्वी है। फिर काल स्वरूप कुलक चरचरी, ये जिनदत्त सूरी की रचना है। फिर 11वें नंबर पे अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान, इनका स्थिति काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी का मतलब शुरुआत ही माना जाता है। ठीक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इनको अद्दह मार के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है।
सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध 1184, चंपू काव्य है इनका। फिर शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना है। शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है, 1184 में आई थी। मुनिजिन विजय के अनुसार जैन साहित्य के रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ बुद्धि रास 1184 है ना। और इसके रचनाकार पांडव पंच पांडव हैं। तो पंच पांडव 1253 में इनका समय हुआ था। फिर आते हेमचंद सूरी 1085 है ना, और से 1172, 1085 से 1172 इनका समय है। कलिकाल सर्वज्ञ इनकी रचना है। कुमारपाल चरित्र, हेमचंद शब्दानुशासन, देसी नाममाला, छंदानुशासन, योग शास्त्र। इनका स्थिति काल 12वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। यह गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह विक्रमी संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल विक्रमी संवत 1199 से 1230 के आश्रय में रहे। इनकी रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन का एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है। संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे का पद उद्धृत किया है। आसगु चंदन वाला रास इनकी रचना है, 1200 ईस्वी में आई थी। यह एक खंड काव्य है, करुण रस की रचना है। फिर जीव दयारास जी के समय 1200 ईस्वी है, ठीक है। फिर आते हैं जिनधर्म सूरी, इनकी रचना है जम्बू स्वामी रास 1200 में, स्थूलिभद्र रास 1209 ईस्वी में। फिर विनय चंद्र सूरी नेमिनाथ चतुष्पदिका 13वीं शताब्दी, राजशेखर सूरी नेमिनाथ फागु 13वीं-14वीं शताब्दी। सुमतिगढ़ नेमिनाथ रास, सुमतिगढ़ की रचना नेमिनाथ रास है 212-13 ईस्वी में है ना, नेमिनाथ चरित्र। फिर आते हैं 26वें पर विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी। जिन पद्म सूरी धूमि फद्द फाग 1243 ईस्वी है। जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि 1204 ईस्वी। इस तरह से हमारे कुछ रचनाकार थे। अब हम लोग रासो साहित्य की प्रमुख विशेषता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।